Hello student, welcome again in the next video for the class 8 and the topic is reaching the age of adolescence, the chapter 15 of your book. इस वीडियोस में आप इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इस वीडियोस को देखने के बाद आपको किसी और जगह से वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यू विल गेट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन द वन शॉट फॉर दिस चैप्टर. So without wasting the time, take out the pen and copies and start making the notes. क्योंकि कम से कम इतना काम तो आप कर लीजिए कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो अच्छी तरीके से बीत जाए. आप लोगों को मालूम है कि एग्जाम्स विल गोइंग टू बी ऑफलाइन और ऑफलाइन एग्जाम होने के चलते आप लोगों को कम से कम लिखना पड़ेगा. तो थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको ये चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? So we will start about the chapter 15 and that is the reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence. तो बच्चों adolescent stage क्या होता है इस बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं. Human beings यानी जो मनुष्य होते हैं इन लोगों के जीवन में 3 फेज आते हैं. मतलब ह्यूमन बींग्स के जिंदगी के है ना लाइफ के 3 फेज होते हैं. 3 phases ऑफ लाइफ. 3 फेजेस का स्पेलिंग जरूर चेक करना. PHASES. कौन कौन सा होता है बच्चों? बोलते हैं ना बचपना, चाइल्डहुड. फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अडल्टहुड मतलब जवानी. और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको कहते हैं ओल्ड एज. तो जनरली ये 3 एक ब्रॉड कैटेगरी में पूरी जिंदगी को हम लोग क्लासिफाई करते हैं. चाइल्डहुड मतलब बचपना, अडल्टहुड जवानी, ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा. अब होता यह है बच्चों कि चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड के बीच का जो स्टेज होता है इसी स्टेज को हम एडोलेसेंस कहते हैं. मतलब चाइल्डहुड और अडल्टहुड को बीच में जोड़ने वाला इसको हम कहा जाता है ट्रांजिशनल स्टेज. और ट्रांजिशनल स्टेज किस किस के बीच में है बच्चों? चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. And this is known as adolescence. So if I have to write down the definition of adolescence, I can easily say the transitional stage, मतलब बीच का स्टेज. जल्दी से बताओ. The transitional stage between किसके बीच? कमेंट जरूर करो. Between childhood and adulthood. Between childhood and adulthood is called what is it called? एडोलेसेंस. इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं. ये जो बच्चों एडोलेसेंस वर्ड है ना, ये जो एडोलेसेंस वर्ड है ये एक लेटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब हो जो वर्ड है एडोलेसेयर. देखो ध्यान देना, एक लेटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है एडोलेसेयर. एडोलेसेयर का मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी. है ना, मैं बीच में थोड़ा लाइन ज्यादा छोड़ रहा हूं ताकि मैं कुछ बता सकूं. टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी. जो बच्चे एडोलेसेंट स्टेज में हैं जनरली क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है. 6 से लेकर 12 तक के बच्चे एडोलेसेंट स्टेज के होते हैं, ऐसा समझ लो. अब ये जो एडोलेसेंट स्टेज है, जो बच्चे उस एडोलेसेंट स्टेज में होंगे उन बच्चों को कहा जाता है एडोलेसेंट. टी लग गया स्पेलिंग में. एडोलेसेंट मतलब उन बच्चों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो बच्चे इस स्टेज में आ गए हैं. यानी आप सब बच्चे जो क्लास 8 में हैं दे ऑल आर इन द एडोलेसेंस पीरियड. और ये जो एडोलेसेंस पीरियड है यानी आपके बचपन और अडल्टहुड के बीच का एक ट्रांजिशनल स्टेज है जो कि बहुत ही खतरनाक है और इसमें आप लोगों को बच के रहने की जरूरत है. क्यों खतरनाक है, क्यों बच के रहने की जरूरत है, इन सब के बारे में भी हम धीरे धीरे इस वीडियोस में स्टडी करेंगे. पहले आप इतना समझ लीजिए कि ये वर्ड कहां से आया है. एडोलेसेंस वर्ड इट कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड एडोलेसेयर जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी. और एक वर्ड मैं यहां यूज कर रहा हूं टू ग्रो इनटू सेक्सुअल मैच्योरिटी. टू ग्रो इनटू सेक्सुअल मैच्योरिटी कहने का मतलब यह है बच्चों कि आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है फ्रॉम द क्लास 6, 7 एंड 8. ये जो एडोलेसेंस स्टेज होता है, ये एडोलेसेंस का टाइम होता है, इसमें उस एडोलेसेंट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्ट्रेंथन होने लगते हैं और दे बिकम फंक्शनल. तो ऐसे स्टेज को हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस स्टेज. क्लियर? तो ये जो टाइम स्पैन मतलब बीच का टाइम, कौन से एज से शुरू होके कहां तक खत्म होता है. ये जो एडोलेसेंस स्टेज है ये जनरली देखा गया कि 10 ईयर्स टू 18 ईयर्स के बीच में होता है. अब तो मालूम है ना 18 ईयर्स के बाद आप वोट देना शुरू कर देंगे यानी आप अडल्ट हो गए हैं.
तो 10 साल से आपकी उम्र अगर 10 साल है तो यहां से स्टार्ट हो जाता है एडोलेसेंस स्टेज और 18 इयर्स तक ये चलते रहता है, क्योंकि आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फंक्शन होते हैं, दे गेट स्ट्रेंथेंड एंड यू आर कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो 10 इयर्स टू 18 इयर्स के बीच का टाइमिंग जो होगा इसी को हम कहते हैं एडोलेसेंस का टाइम या फिर एडोलेसेंस का पीरियड। अब ये जो 10 इयर्स टू 18 इयर्स है, ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज करते हैं हम प्यूबर्टी। इसका मतलब द टाइम स्पैन ओवर विच द एडोलेसेंट, अच्छा एडोलेसेंट्स मतलब ये पर्सन जिन बच्चों का एडोलेसेंट स्टेज चल रहा है, यानी एडोलेसेंट उन बच्चों को कहा जाएगा या वैसे लोगों को कहा जाएगा जो इस एज में आते हों। तो द टाइम स्पैन ओवर विच द एडोलेसेंट्स कहां पे पहुंच जाएंगे? रिचेस टू इट्स सेक्सुअल मैच्योरिटी, इज कॉल्ड प्यूबर्टी। बच्चों क्या कहते हैं इसको? प्यूबर्टी। यानी प्यूबर्टी होता क्या है? इट इज द टाइम स्पैन, वो टाइम है जिस टाइम में जो एडोलेसेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो बचपन खत्म करके अभी अडल्ट में जाने वाले होते हैं, उन बीच का जो टाइमिंग रहता है, इनको ये सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाता है, इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फंक्शनल होने लगता है और इसी टाइम स्पैन को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी जो है ये भी एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका वर्ड है प्यूबर्टीज। नोट कर लीजिए, प्यूबर्टीज, PUBERTASE, प्यूबर्टीज, जिसका मतलब होता है एज ऑफ मैनहुड, मतलब वो मैन बनना शुरू हो गए, ठीक है, यानी इस एज के बीच में। आपके बुक्स में ये 12 इयर्स टू 18 इयर्स लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर एडोलेसेंट स्टेज बीच में कभी कभी 1-2 साल के लिए फ्लक्चुएट भी कर सकता है। कहने का मतलब हर पर्सन का एडोलेसेंस टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर डाइट, ऑन योर एक्सरसाइज और आपकी संगति। इसीलिए कहा जाता है कि ये स्टेज बहुत ही खतरनाक स्टेज है और इस स्टेज में आपकी जो संगति हो जाती है वो संगति जीवन भर आपके साथ रहती है। तो बच्चों ध्यान देना है कि आपकी संगति किस किन साथ हो, किन किन लोगों के साथ है। इस समय आपके मम्मी पापा की बात अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी पता है? आपको लगेगा कि मम्मी पापा जबरदस्ती हमें इतना ज्यादा बोल रहे हैं, इतना ज्यादा तंग कर रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना, सिर्फ वो खाने पीने को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है और जिनके घर में नहीं होता बहुत अच्छी बात है। तो जो बच्चे ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपके मम्मी पापा आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ये जनरली इसी एज की गलती है, एडोलेसेंस की, जिसके चलते आप लोगों को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्शन माइंड में आ जाता है। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि अब किस तरह के चेंजेस आने से आपको ये पता चलेगा दैट यू आर इन द एडोलेसेंस पीरियड, क्योंकि ये तो अलग अलग पर्सन में वैरी कर सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। तो चेक करते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी चेंजेस आते हैं जब आप प्यूबर्टी स्टेज में पहुंच जाते हैं। बच्चों एक खास बात ये कि ह्यूमन बीइंग्स में फीमेल्स एंड मेल्स दोनों होते हैं। तो फीमेल के लिए जो प्यूबर्टी स्टेज है ये जनरली 10 इयर्स से स्टार्ट होता है। इट मींस द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, it starts at the age of 10 years in the female or in girls, और ये 12 इयर्स में शुरू होता है in the male और in the boys। बॉयज में ये 12 साल में स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी पीरियड, मतलब लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, एंड फीमेल्स में 10 इयर्स में स्टार्ट हो सकता है। लेकिन मैंने कहा है आपको अलग अलग लोगों में ये चीज चेंज हो सकता है, तो अपने बॉडी का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना है। क्लियर? ये चीजें चेंजेस हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आप प्यूबर्टी स्टेज में आ गए हैं या किस तरह के चेंजेस आपको नजर आते हैं। मिटा दें इसको, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इन सबको। ये एक कंप्लीट पैकेज रहेगा 1 शॉट वीडियो का, जिसमें हम लोग बहुत जल्दी और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देयर इज नो नीड टू लाइक, नो नीड टू सब्सक्राइब, नो नीड टू शेयर। अगर आपको ये वीडियोस ठीक लग रहा है जस्ट इसको पढ़िए और कंप्लीट नंबर्स लेकर आइए, और कंप्लीट नंबर्स लाने के बाद ही आप मुझे कमेंट करिए कि सर आई हैव गॉट द फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ओके। अब क्या है? चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो अब लिखते हैं चेंजेस एट प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी स्टेज में या उस टाइम में बॉडी में किस तरह के चेंजेस नजर आएंगे। सबसे पहला चीज इंक्रीज इन हाइट।
इंक्रीज इन हाइट, पहले नोट करते चलिए, उसके बाद हम लोग इसको एक एक करके डील करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद नोट कीजिए चेंज इन द सेकेंड नंबर, चेंज इन द साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर, चेंज इन द बॉडी शेप, चेंज इन द बॉडी शेप, चेंज इन द बॉडी शेप। 3 पॉइंट। और एक क्या हो सकता है, चेंज इन द वॉइस, चेंज इन द वॉइस। 4th नंबर में नोट कीजिए बच्चों, चेंज इन वॉइस। दूसरा 5वां नंबर, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं, हम लोग तुरंत अभी इसके ऊपर बात करेंगे। जल्दी से इस सबको नोट कर लीजिए और थोड़ी देर में हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। ओके, तो बच्चों यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा और अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। बच्चों प्यूबर्टी स्टेज में, प्यूबर्टी कहने का मतलब द टाइम पीरियड और द टाइम स्पैन ओवर विच द एडोलेसेंट रीचेस इट्स सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी जो पर्सन है, जो बच्चे हैं, वो सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है इट गेट्स स्ट्रेंथन, इट गेट्स फंक्शनल, यहां से शुरू हो जाता है। और ये एक थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, जैसे जनरली 10 से 18 साल के बीच में, मतलब ये 8 साल टाइम लगता है। अब क्या है, चेंजेस एट प्यूबर्टी में कैसे पता चलेगा कि आप में चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहला, इंक्रीज इन हाइट, आपका हाइट बढ़ना शुरू होगा। जरा चेक करो तो 7 क्लास तक का आपका हाइट ठीक ठाक, और अचानक से जैसे ही आप 8 में आते हैं, मतलब 7 से ही शुरू हो जाता है, 7 के मिडिल से ही, और वो अचानक से आप बढ़ने लगते हैं, ठीक है। जनरली जो हाइट होता है इट इज मोर एविडेंट इन 11 to 13 years in girls और 12 to 15 years in boys। इन ईयर्स में 11 से 13 साल तक में जो गर्ल्स होंगी उनका, और 13 से 15 साल में बॉयज में हाइट बढ़ना शुरू होता है। तो आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए कि आपका हाइट कौन सा है। अगर इतने के बीच में आपका हाइट नहीं बढ़ा तो हाइट के साथ फाइट हो जाएगा, इसलिए अपने हाइट बढ़ाने के लिए भी ध्यान देना है। 12 से 15 साल बॉयज के लिए, बॉयज भी अपना हाइट बढ़ाने पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये नहीं कि हम बस छोटे ही रह जाएं, ठीक है। ये सब इसी स्टेज में होगा और इस स्टेज में रैपिड ग्रोथ होता है बच्चों। रैपिड मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कोई बच्चा जब आप 4-5 में होंगे तो बहुत छोटे छोटे होंगे, और अब जैसे ही अचानक से आप 8 में आते हैं आपका हाइट सडनली बढ़ जाता है, दिखता है ऐसा, इट्स क्वाइट एविडेंट। गर्ल्स की हाइट 11 से 13 साल के बीच में, तो कोशिश करना है कि इस एज में अपना हाइट बढ़ाएं बाय टेकिंग द प्रॉपर डाइट, बाय टेकिंग द प्रॉपर एक्सरसाइज। और इसी एज में हम आलस बहुत करते हैं, हमको लगता है बस हम लोग बैठ के टीवी देखें और कोई काम ना करें, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। थोड़ा ध्यान देना है। इंक्रीजिंग हाइट इट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस एट द प्यूबर्टी। दूसरा, चेंजेस इन द साइज ऑफ द हार्ट एंड लंग्स। बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता कि सर हार्ट और लंग्स होते कहाँ हैं। बाबू, हार्ट मतलब आपका दिल, एक ही दिल है। इसका जो हार्ट होता है, इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर समझ में आता है, अगर मान लो कोई सर्कल है तो उसके बीच वाला पार्ट, तो हार्ट को हम लोग कुछ इसी तरह बना देते हैं, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इट इंक्रीजेस बाय द 50% का डायमीटर इसमें बढ़ जाता है। मतलब आप जब बचपन में होंगे तो आपका हार्ट थोड़ा छोटा रहता है, और जैसे जैसे आप एडोलेसेंस पीरियड में आते हैं तो आपका हार्ट का साइज 50% से डायमीटर इंक्रीज करता है। लंग्स का जो रिटेनिंग कैपेसिटी होता है, रखने की कैपेसिटी, किसको, लंग्स में क्या जाता है, एयर जाता है। रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ एयर ये काफी ज्यादा होता है। रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ एयर मतलब लंग्स आपका बहुत ज्यादा फंक्शन होता है, आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले सकते हैं और लंग्स आपका बहुत ज्यादा फंक्शन करता है। छोटे बच्चे उतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं खींच सकते, इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आप सुबह उठते हैं तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कंटिन्यूअसली करते रहिए, ताकि आपके लंग्स की कैपेसिटी, रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ती रहे। क्योंकि आपको मालूम है वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन कोई हमारे बॉडी में पंप करके नहीं भरने वाला, इतनी तो मेहनत कर लो कि कम से कम हम ऑक्सीजन को खींच कर, है ना, जो भी फ्री है वो आपके बॉडी में एंटर करे और आपके लंग्स की कैपेसिटी हमेशा बढ़ती रहे। एक बार सांस खींच के देखो और बताओ कितने बच्चों ने सांस लिया अभी। नेक्स्ट वन, चेंज इन द बॉडी शेप। बॉडी के शेप में चेंज आएगा। देखते हैं जो बच्चे क्लास 7-8 में रहते हैं वो अचानक से जब उनका हाइट बढ़ने लगता है, उनके आर्म्स ग्रो करने लगते हैं
अलग अलग फिजिकल बॉडी शेप जो होता है वो चेंज होने लगता है। कुछ कुछ बच्चे तो जिम्स में भी जाना शुरू कर देते हैं, है ना, सर बॉडी बना रहे हैं। हाँ, इस तरह के नॉट ओनली इन द बॉयज बट ऑल्सो इन द गर्ल्स द बॉडी शेप इट इज मोर प्रोमिनेंट, ये दिखता है। नेक्स्ट वन, चेंज इन वॉइस, आवाज बदल जाती है। देखो ये सब कैसे पता चलेगा, ये सब पता चलता है जब आप प्यूबर्टी के स्टेज में आ जाते हैं। जरा सोचिए, जब आप क्लास 4-5 में थे और अपने टीचर से बोलते थे सर मे आई गो टू वॉशरूम, और अभी आप बोलते हैं सर मे आई गो टू वॉशरूम, क्या ये दोनों आवाज में कहीं ना कहीं कुछ मॉड्यूलेशन आ रहा है? साउंड चैप्टर भी पढ़ना है आप लोगों को। तो ये जनरली वॉइस का चेंजेस होना उस स्टेज से लेकर अभी के स्टेज में अगर आपका हो रहा है, इसका मतलब है दैट यू आर इन द प्यूबर्टी स्टेज। बच्चों ये जो वॉइस है ना, आवाज, आप लोगों ने अगर साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि द साउंड इट प्रोड्यूसेस बाय द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन जो कि हमारे लैरिंग्स के द्वारा होता है। लैरिंग्स को ही सिंपल से बोल दो वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। और यहाँ पर जब वाइब्रेशंस होता है तो आवाज निकलती है। और कभी कभी आप देखेंगे जनरली बॉयज में उनके गले में इस तरह का एक उभरता हुआ स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एडम्स एप्पल। और इसका इंक्रीज होना, प्रोट्रूड स्ट्रक्चर, ये जो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ये एडम्स एप्पल, इनके चलते इनकी आवाज जो होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब उनका, अब आपको मालूम है गर्ल्स की भी आवाज चेंज होती है। गर्ल्स का जो पिच होता है वो हायर होता है, गर्ल्स के लिए गर्ल्स का हायर पिच होता है। बच्चों हायर पिच मतलब साउंड जो निकलेगा वो श्रिलर निकलेगा, पतला साउंड निकलेगा। और बॉयज जो होता है उसका साउंड जो होगा, उसका पिच होगा लोअर। पिच के बारे में हम लोग साउंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जब भी आपका एक्सप्लेनेशन आएगा या आप पढ़ चुके होंगे। लोअर पिच जिसका होगा उसकी आवाज होगी फ्लैटर। फ्लैटर कहने का मतलब भारी आवाज, जैसे कुछ फटे हुए बांस को हम मारते हैं तो कैसी आवाज निकलती है, तो फ्लैटर बॉयज। तो बॉयज की आवाज जनरली ये किसमें, बॉयज में, इसलिए देखते हैं ना बॉयज की आवाज थोड़ी फटे हुए बांस जैसी होती है, और गर्ल्स की आवाज थोड़ी श्रिलर होती है। श्रिलर कहने का मतलब पतलापन, पैनापन होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि श्रिलर आवाज जो हो रही है वो उसमें का उसका पिच कैसा होगा, हायर पिच, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और लोअर पिच जिसका होगा उसकी आवाज कैसी होती है, फ्लैटर होती है। तो चेंज इन द वॉइस इज ऑल्सो द प्रोमिनेंट क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। बच्चों स्वेट का मतलब होता है पसीना। देख लो स्पेलिंग बाबू, SWEAT। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लीजिए, SWEAT, स्वेट का मतलब पसीना। और बच्चों सेबेशियस, स्वेट ग्लैंड है, याद रखना, स्वेट ग्लैंड, एंड यहां पर है सेबेशियस ग्लैंड। आप लोगों ने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे मुंह से सैलिवा निकलता है, कौन से ग्लैंड से, कमेंट करिए। हमारे मुंह से सैलिवा निकलता है कौन से ग्लैंड से, सैलिवरी ग्लैंड से, क्लियर। और स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलेगा, पसीना निकलता है। यानी अगर कोई पूछे आपसे स्वेट कौन से ग्लैंड से निकलते हैं, स्वेट ग्लैंड से, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। उसी तरह सेबेशियस ग्लैंड से क्या निकलता है बच्चों, सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल निकलता है, ऑयल, ठीक है। मतलब आप देखते होंगे ना कभी कभी किसी में सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं तो उनके चेहरे पर थोड़ा वो तेल वाला चीज ज्यादा दिखता है ना, बोलते हैं ना उसकी जो त्वचा है वो थोड़ा ऑयली है। और बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि उसका जो चेहरा होता है वो थोड़ा सा ड्राई होता है। ठंडे के दिनों में जिनका ड्राई स्किन होगा वो बोरोप्लस यूज करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं पेट्रोलियम जेल यूज करेंगे। जिनका ऑयली है उनको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो बच्चों ये जो ऑयल का सिक्रीशंस होता है, मतलब निकलना होता है, ये कौन से ग्लैंड से निकलता है, सेबेशियस ग्लैंड से। ये किसी में ज्यादा किसी में कम हो सकता है। अगर इंक्रीज्ड एक्टिविटी होगी सेबेशियस ग्लैंड की, जिन बच्चों का सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होगा तो ऑयल ज्यादा निकलेगा। और ऐसे ही बच्चों को ACNE, एक्ने एंड पिंपल्स, इनकी शिकायत होती है। हिंदी में अगर बोला जाए तो समझ लो कील एंड मुहासे, पढ़ते हैं ना आप लोग टीवी में ऐड देखते होंगे, सुनते होंगे, कील और मुहासों से आपको आराम दिलाता है। बहुत सारा क्रीम का ऐड होगा, बच्चों उन सब ऐड के चक्कर में पढ़ना नहीं है। सिंपल सी बात है, एक्ने और पिंपल्स तभी हो रहे हैं व्हेन देयर इज अ इंक्रीज्ड एक्टिविटी, याद रखो, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सेबेशियस, क्योंकि इससे ऑयल निकलता है। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है?
ओके फाइन। अब आप एक चीज देखो, आप लोगों का एक फिल इन द ब्लैंक्स है सेक्शन ए में, है ना, समथिंग टू नो में जो दिया हुआ है। थर्ड नंबर, एक्ने एंड पिंपल्स आर कॉमन इन एडोलेसेंस ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल बाय द कौन सा ग्लैंड, कमेंट करिए, सेबेशियस ग्लैंड। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया। अच्छा, सेकंड नंबर भी चेक कर लो, डैश इज आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को और किस नाम से जानते हैं हम? लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स को और किस नाम से जानते हैं हम? लैरिंक्स के नाम पे। जरा सेक्शन सी में भी देखो, थोड़ा सा कुछ कुछ मिल जाएंगे आपको। द पीरियड ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय द रैपिड चेंजेस लीडिंग टुवर्ड्स द सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 इज नोन एज प्यूबर्टी। मिला प्यूबर्टी? समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चंस दिख रहा है कहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन डी में आ जाओ। क्या 1 नंबर क्लियर हो गया? स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मीनिंग क्या है? एडोलेसेंस मतलब ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन बचपना एंड जवानी, मतलब चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। क्लियर? डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए तुरंत अभी। नेक्स्ट वन, डिफाइन प्यूबर्टी एंड स्टेट द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस इट। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। प्यूबर्टी क्या होता है ये तो मालूम चल गया, इट इज अ टाइम पीरियड on which the adolescent reaches to its sexual maturity। अब क्या है कि इन सबको अफेक्ट कौन करता है? ये जो हाइट बढ़ रहा है, ये जो साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स बढ़ रहा है, ये जो बॉडी शेप में चेंजेस आ रहे हैं, ये वॉइस का बदलाव हो रहा है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स हो रहे हैं, इन सब में कौन कौन सी चीजें असर डालती हैं? वही आपका डी का, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टेट द वेरियस फैक्टर्स। स्टेट द वेरियस फैक्टर। तो इसमें जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग, यहां लिख देते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्यूबर्टी। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्यूबर्टी, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला बच्चों होता है डाइट, यानी खाना। आप लोगों को हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। ये नहीं कि इस एज में आप लोगों को पिज्जा, बर्गर, है ना, समोसे, ओह माय गॉड कितना मजा आता है खाने में, बहुत मजा आता है, मगर क्या वो सब आपके इस प्यूबर्टी स्टेज के लिए ठीक है? कभी कभी हो गया आप खा लिया, लेकिन हर समय इन सब चीजों का नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज आज का जो आपका एक्शंस है वो फ्यूचर्स में आप लोगों को कमजोर कर देगा। तो कुछ बातें मान भी लिया करो और उसके हिसाब से काम करो। कोशिश करना है अपना बैलेंस डाइट सही तरीके से लें और इसमें वाटर को जरूर रखिए। बच्चों जब कभी भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, आपकी मम्मी आपके लिए वाटर बॉटल में पानी देकर भेजती हैं, कोशिश करना है वो पानी पूरा खत्म करके ही अपने घरों में जाएं। क्लियर? क्योंकि आपने पढ़ा है योर बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ द 70% वाटर और 70 ऑफ योर बॉडी वेट। तो 70% वाटर ये तभी होगा जब आप पिएंगे। सर क्या करें, ठंडे के मौसम में पानी पीने का मन ही नहीं करता। करना है, कोशिश करनी है हर पीरियड में, जब भी टीचर्स आते जाते हैं उसके बीच के टाइम में थोड़ा सा पानी पी लिया करो। और मॉनिटर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली थोड़ा उन लोगों को अलाउ करो जाने के लिए कभी कभी, है ना, ऑन द टाइम, क्योंकि ठंडे में थोड़ा ज्यादा जाना पड़ता है वॉशरूम। नेक्स्ट वन, दूसरा चीज, सेकेंड वन है एक्सरसाइज। बच्चों एक्सरसाइज रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका हाइट बढ़ रहा है, आपका बॉडी शेप चेंज हो रहा है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तो एक्सरसाइज करने पे आपके मसल्स पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा, जिसके चलते आपका एक प्रॉपर बॉडी शेप आएगा। और जब आप बड़े होंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे दिखने वाले पर्सन होंगे। जब आप एक अडल्ट बनेंगे, जब आप अडल्टहुड की तरफ एंटर करेंगे, तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज अगर एडोलेसेंस पीरियड से ही करते हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका रहेगा। और मैं तो आपको सजेस्ट ये भी करता हूं कि सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट एक्सरसाइज। मैंने इसका एक वीडियोस भी बना के रखा हुआ है, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं और भी कोई एक्सरसाइज आप फॉलो कर सकते हैं। डोंट जॉइन जिम ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं है। कोशिश करना है कार्डियो वाला जो एक्सरसाइज होता है, मतलब इनहेलेशन, एक्सहेलेशन या फिर योगा टाइप का, इन सब को लेकर आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये लॉन्ग लास्टिंग है। आप जब तक आपकी लाइफ है ये आपको हमेशा फिट रखेगी। और अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो इसमें आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। खुद भी करिए और अपने मम्मी पापा को भी करवाइए। नेक्स्ट वन, तो एक्सरसाइज प्रॉपर लेना चाहिए। कम से कम अगर आप नहीं हैं, आप जो बच्चे वैसे बच्चे जो ये कहते हैं कि सर हमारे पास कोई टाइम नहीं रहता, सुबह 6 बजे बस आ जाती है और हमें बस में चढ़कर स्कूल जाना पड़ता है, उन बच्चों के लिए एक छोटा सा सजेशन क्या कर सकते हैं बच्चों, जब आप सुबह उठते हैं ना, मम्मी जबरदस्ती उठाती है, उठ जा चलो जल्दी बस आने का टाइम हो गया, जल्दी से ब्रश करो, वॉश करो और फटाफट अपना तैयार हो जाओ। आप क्या करें बच्चों, जब आप सुबह उठते हैं ना, तो कम से कम बेड पर ही बैठे रहिए, थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ जाइए, सीधा बैठ जाइए। और वहीं पर आप अभी क्लास 8 में हैं तो 8 क्लास के बच्चे 80 टाइम्स 8 × 10 80 टाइम्स इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर लीजिए।
मतलब एक बार आप इनहेल करते हो, सांस लेते हो, और एक बार सांस छोड़ते हो, उसको 1 काउंट करना है, ऐसा 80। इससे क्या होगा कि आपके अलग से एक्सरसाइज करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं रहेगी। आपके बॉडी में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा एनर्जेटिक, और उतना ज़्यादा आप दिन भर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये नहीं कि सर क्लोजअप करने से दिन अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। कोशिश करना है कि आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन को कंटिन्यू कर लें, वो भी एक तरह का एक्सरसाइज ही माना जाता है। थर्ड नंबर बच्चों, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। पर्सनल हाइजीन, ठीक है, पर्सनल हाइजीन दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। हाइजीन का मतलब होता है कि बच्चों स्वच्छता, साफ सफाई, है ना, साफ सफाई। तो आप अपना पर्सनल साफ सफाई थोड़ा अच्छे से करिए। जब आप सुबह उठते हैं तो आंखों में पानी लेना, फेस को साफ करना, इन सब चीजों को थोड़ा करके रखना है। ये नहीं कि ठंडा लग रहा है तो हम नहीं करेंगे। क्लियर? हाथों को साबुन से वॉश करना, है ना, ये सब चीजें आप कर भी रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे इसको करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे अभी इस एज में हैं उनको अपनी साफ सफाई पे खास तौर से ध्यान देना चाहिए। आपको कोई बोले नहीं कि हाँ बाबू आपका ये साफ नहीं है, ये नहीं है, कम से कम अपना शूज, अपना सॉक्स खुद से धो, है ना। ये नहीं कि मम्मी कितना दिन काम करेगी आपके लिए। तो इस एज में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने की जरूरत है आप लोगों को, कम से कम अपने पर्सनल हाइजीन के लिए। बाकी तो खाना पीना मम्मी आपको दे ही रही है। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ओके। और साथ ही साथ बच्चों फोर्थ नंबर, जिसको हम बहुत हम ये कह सकते हैं कि बहुत समय से भूल जाते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर ये भी एक बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल चीज है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर, जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर बायोटिक भी आता है और अबायोटिक भी आता है। जब हम अबायोटिक की बात करते हैं तो वहाँ हवा, पानी, है ना, मिट्टी, इन सब को थोड़ा ध्यान देना है। आप शुद्ध हवा में सांस लें, पानी अच्छा पिएं, ओके, और सनलाइट में कभी कभी बैठें, धूप में बैठें, ताकि आप एक इस एज में आप लोगों को ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्यूबर्टी को, और अगर ये सब चीजें आप अभी से करना शुरू करेंगे देन यू विल बी अ परफेक्ट एडल्ट। अच्छा, एबायोटिक फैक्टर्स तो समझ में आता है बच्चों, है ना, आसपास की चीजें, लेकिन बायोटिक फैक्टर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है आपके प्यूबर्टी स्टेज को आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। बायोटिक में जनरली हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, और उसमें जो एनिमल्स हैं और वही खतरनाक एनिमल्स पता है कौन, ह्यूमन बींग्स। आप इस एज में एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बायोटिक एबायोटिक दोनों होते हैं, ये आपके बुक्स में नहीं लिखा है, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं। जो बायोटिक एनवायरनमेंट में जहां पर आप प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं, और ह्यूमन बींग्स भी एक तरह का बायोटिक एनवायरनमेंट को फॉर्म करते हैं। यानी आप आस-पास में आपके ऐसे दोस्त जरूर सराउंड्स होने चाहिए जो अच्छी संगति में हो। ऐसे दोस्त बिल्कुल ना बनाएं जो कुछ गलत काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, या फिर आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते, या फिर उन लोगों से आप दूरी बना के रखिए जो आजकल इस चीजों में जा रहे हैं। तो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आप हवा पानी तो शुद्ध ले रहे हैं, और अगर आपका बायोटिक कम्युनिटी खराब है तो भी ये आपके प्यूबर्टी स्टेज को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। इन 4 बातों का ध्यान रखकर अब आप खुद से तय कर सकते हैं कि आपका प्यूबर्टी स्टेज जो अभी चल रहा है, इसमें आप एक अच्छे अडल्ट बनने की तरफ जा रहे हैं या अच्छे अडल्ट नहीं बनने की तरफ जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सारे बच्चे इन सब चीजों को फॉलो करते हुए एक अच्छा अडल्ट बनकर इस देश को अच्छे से चलाएंगे। क्लियर? ये बहुत जरूरी है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। किसी भी तरह के डाउट्स होने पे आप यहां पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू राइट डाउन द आंसर्स। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट की। सेक्सुअल डेवलपमेंट, चूंकि आपको मालूम है कि जब आप एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं तो एडोलेसेंट जो बच्चे हैं उनमें वो इट रीचेस टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। इसका मतलब उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है ये फंक्शन होना शुरू हो जाता है। मोर और लेस कोई ज्यादा टाइम में हो सकता है, कोई आपके कम टाइम में हो सकता है। तो अब थोड़ा यहां समझने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या, अब आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आता है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या सिस्टम आप पढ़ चुके होंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है टेस्टिस। और बच्चों टेस्टिस से एक तरह का रिप्रोडक्टिव सेल निकलता है या गैमेट्स निकलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, और इसी को बच्चों एक और नाम से जानते हैं हम गैमेट्स। जो टेस्टिस से रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्म्स और सीमेन। ओके, उसी तरह जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें से ये जो पार्ट है ये है अ पेयर ऑफ ओवरी,
अ पेयर ऑफ ओवरी, यहाँ भी अ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ओवरी। और ओवरी से क्या निकलता है, कौन सा गैमेट्स निकलता है या कौन सा रिप्रोडक्टिव सेल्स निकलता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, इसको हम कहते हैं ओवा और एग, ओवा और एग। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यानी गर्ल्स में, और ये जनरली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बॉयज में होता है। ये सेक्सुअल डेवलपमेंट है। तो ये जनरली आपको याद, एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, ये आ सकते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव, मेल टेस्टिस होता है, इसमें से कौन सा गैमेट्स निकलता है, यू विल से स्पर्म। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, इसमें से क्या निकलता है, इट्स अ ओवा। और ये जब ये सब स्टार्ट होना शुरू होता है, इसका मतलब ये प्यूबर्टी स्टेज में आप आ चुके हैं। अब होता क्या है बच्चों, आपको मालूम है, आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि द प्रोसेस बाय विच द स्पर्म्स एंड ओवम, ओवा बोलो या ओवम बोलो, ठीक है, एक ही बात, स्पर्म प्लस ओवम इज इक्वल टू, स्पर्म और ओवम जब बनेगा तो ये बनेगा आपका जाइगोट। स्पर्म्स और ओवम्स मिलते हैं। जनरली अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स का जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न है, यू हैव टू स्टडी अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर, रिप्रोडक्टिव पैटर्न ये होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। थोड़ा इसको समझ लो क्योंकि एक थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो आप लोग आगे नहीं जा सकते। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट, इट इज अ रिप्रोडक्टिव पैटर्न। एग्जाम में कभी कभी आता है कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पैटर्न, पैटर्न जैसे मोबाइल में पैटर्न होता है ना लॉक का, उसी तरह रिप्रोडक्टिव पैटर्न क्या होता है ह्यूमन बींग्स का, रिप्रोडक्टिव पैटर्न ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये क्या होता है, आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, इस प्रोसेस में स्पर्म्स और ओवम कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं। सो द प्रोसेस इन विच द स्पर्म्स एंड ओवम कंबाइन विद ईच अदर, क्या बनाने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए। तो ये बनता है, इट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट मतलब क्या, मतलब बच्चों ये जो जाइगोट बना ना, अब ये जो जाइगोट है धीरे धीरे बेबीज के रूप में तैयार होगा। अच्छा, ये जाइगोट बना क्यों, क्योंकि सर स्पर्म्स एंड ओवम्स कंबाइन किए, कहाँ किए, फीमेल्स बॉडी के अंदर किए। और फाइनली ये जाइगोट जब डेवलप होता है तो एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो के बाद इन्फेंट के रूप में एम्ब्रायो, और फाइनली इन्फेंट के रूप में वो बेबी प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, अब जरा सोचो, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जो ओवम निकल रहा है, ये अगर स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइज हो गया, यानी स्पर्म से मिल गया, तो उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। लेकिन अगर ये स्पर्म से नहीं मिला तो क्या, इस क्वेश्चंस को समझना है जो आपके इस बुक में दिया हुआ है। तो समझेंगे इसको धीरे धीरे। ये जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, इन सबको डेवलप करने के लिए एक केमिकल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमारे बॉडी में ही वो केमिकल्स है, एंड दैट केमिकल्स इज नोन एज हार्मोन्स। हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स को अगर डिफाइन करना हो तो हम ये बोल सकते हैं, हार्मोन्स आर द केमिकल्स। हार्मोन्स क्या है बच्चों, एक तरह के केमिकल्स हैं, और जो कि कहां से निकलते हैं, ये जो निकलते हैं, ये निकलते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, एग्जाम में कभी कभी आता है, राइट डाउन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब ये चीज तो नॉर्मली सब में होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम डिस्कस कम करते हैं। क्या होता है, जनरली आपके बॉडी हेयर्स प्रोमिनेंट होते हैं, बॉडी हेयर्स प्रोमिनेंट होते हैं। साथ ही साथ प्यूबिक हेयर क्या होता है, जनरली हम बोलते हैं जेनिटियल पार्ट में, जेनिटियल पार्ट और अंडर कवर पार्ट्स, आपके अंडर कवर बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी, अंडर कवर बॉडी पार्ट। ये जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनमें से हेयर्स का आना है ना, आपके हेयर्स का हम ये बोल सकते हैं प्रोड्यूस होना, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, साथ ही साथ आपके बॉडी में तरह तरह के डेवलपमेंट्स है ना, मेल का अलग, फीमेल का अलग, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। यहां तक क्लियर है? ओके, एक खास बात, आपने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, टेस्टिस, और बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, कमेंट करिए, इट्स अ ओवरी। पार्ट बोल रहे हैं, गैमेट्स नहीं, इट इज अ पार्ट, मतलब यहां से ही गैमेट्स निकलेंगे। टेस्टिस से क्या निकलेगा, कमेंट योर आंसर, इट्स अ स्पर्म्स और सीमेन। ओवरी से क्या निकलेगा, ओवा और एग। अब टेस्टिस और ओवरी को कलेक्टिवली एक साथ जब बोलना होता है तो हम इसको बोलते हैं गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब इट इज अ सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द मेल्स एंड द फीमेल। तो जहां भी बच्चों गोनैड्स करके टर्म आएगा ना, हमेशा ये सोचना कि वहां मेल और फीमेल दोनों की बातें हो रही है, मतलब उनके मेल पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों की बातें हो रही है। हार्मोन्स क्लियर?
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन कौन से गैमेट्स होते हैं, ये सब क्लियर। अब यहां पर सबसे एक खास बात, अब क्या होता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ना बच्चों, ये हार्मोन्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपके प्यूबर्टी स्टेज को एक्टिव करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, ताकि आप एक अडल्टहुड में जा सकें। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये कहां से निकलते हैं, देखो अब मैंने कहीं लिखा था, कहां गया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये देखो बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम आप याद रख लो, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और बच्चों ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसी को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। कमेंट योर आंसर, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कहने का अब समझ रहे हो ना, मास्टर है मतलब वो सबका मालिक है, वो जो बोलेगा वही होगा। और ये जनरली कहां सिचुएटेड है, इस पोर्शन में, है ना, ये दो आपके आईब्रोज है, इसके बीच वाले पोर्शन में। अगर आप यहां से ड्रिल करो और ऊपर से परपेंडिकुलर एक ड्रिल करो, जिस जगह पे वो मिलेगा बॉडी में, उस जगह पे वो पिट्यूटरी ग्लैंड एग्जिस्ट करता है, वहां से हार्मोन्स निकलते हैं बच्चों। यहां से जो हार्मोन्स निकलता है इसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। कैसा हार्मोन्स को निकलता है यहाँ पे, ग्रोथ हार्मोन। और यही ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी के हाइट को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। क्लियर है। साथ ही साथ इस पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हार्मोन्स ऐसे भी हैं जिनको आपको स्टडी करने की जरूरत है। कौन कौन सा है जरा मैं बता दूं तो, शुड आई राइट हियर, मेरे ख्याल से ये आप लोगों का हो गया होगा, मैं यहां लिख देता हूं। उस हार्मोन्स का नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यही पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, वो मेल में, है ना, अभी पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो अब देखो मेल हार्मोन्स कौन सा, मेल में हार्मोन्स कौन सा होता है, याद रखना। मेल पार्ट क्या था, टेस्टिस, टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन याद रखना। कौन एक्टिव करता है इसको, सर पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा एक्टिव करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह का ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होते हैं थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा, और बच्चों हम चलते हैं फीमेल हार्मोन। याद रखना फीमेल में दो हार्मोन्स मिलते हैं। पहला नंबर प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन याद रख लीजिए। और थोड़ा अगर कमेंट आप कर देते हैं इस नाम को तो आपको एक बार याद भी हो जाएगा, अपने कॉपी में नोट भी करना है। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेंस, ये दो हार्मोन्स याद रखिएगा। फीमेल में दो हार्मोन्स जो कि आपके इस सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और मेल हार्मोन्स में यही टेस्टोस्टेरोन आपको हेल्प करता है। जब आप बड़े होते हैं ना, आपकी मूछें आने लगती हैं, आपकी दाढ़ी आने लगती हैं, ये सब हार्मोन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एट द एज ऑफ द मैनहुड ये टेस्टोस्टेरोन काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। कौन एक्टिव करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्या होता है, मास्टर ग्लैंड होता है, विच इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर है, ओके फाइन। अब बात करते हैं, अब मैं उस चीज की बात कर रहा हूं कि अगर स्पर्म्स एंड ओवम्स मीट किया तो जाइगोट बना, यानी ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है और उनके फीमेल बॉडी से ही बेबीज जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। बच्चों अगर ये मीट नहीं किया, मतलब ओवम में स्पर्म्स नहीं गया, तो क्या हुआ, और इसी को पढ़ेंगे हम लोग द रिप्रोडक्टिव फेज इन द ह्यूमन बीइंग्स। चलिए इतना जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज इन द ह्यूमन बीइंग, जिसमें जनरली हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात करें, यानी फीमेल्स में क्या होता है, इन फीमेल्स, ठीक है। अब क्या होता है, आपको मालूम है कि द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कब स्टार्ट होता है, बताओ गर्ल्स में कब स्टार्ट होता है प्यूबर्टी स्टेज। एट द पॉज करिए वीडियो को, कमेंट करिए। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इट स्टार्ट्स विद द 10 ईयर्स। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो गया गर्ल्स में पहचानने के लिए? वो सब तो एक्टिविटीज जो हम लोग, वो सब जो कैरेक्टर्स हमने देखा, इंक्रीज इन हाइट, वो सब तो नजर आता है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि फीमेल्स में प्यूबर्टी जो है स्टार्ट हो गया? अब जैसे आपको मालूम है, थोड़ा मैं यहाँ चलता हूँ, आपको मालूम है स्पर्म्स इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्टिस, मेल में, है ना, और ओवरी से क्या निकला, आपका एग्स निकला। बच्चों ये स्पर्म्स और एग्स जब कंबाइन किए तो क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है। फिर आपका एम्ब्रायो धीरे धीरे बनता है, फॉइटस बनता है, और फिर फाइनली आपका इन्फेंट के रूप में वो प्रोड्यूस, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ चुके होंगे। कहानी का मतलब ये है कि स्पर्म्स एंड एग्स को कॉम्बिनेशन होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं हम इसको, फर्टिलाइजेशन। अब होता क्या है, फीमेल्स में ओवरी से एक ओवरी से 1 एग निकलता है। अब ये एग क्या करता है, इट मूव्स करेगा ओविडक्ट में। ओविडक्ट आपने पढ़ा है, ओविडक्ट क्या है बच्चों, द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब क्वेश्चन आ सकता है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में, एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल्स बॉडी। मतलब ओविडक्ट ही वो जगह है, साइट मतलब जगह,
ओविडक्ट ही वो जगह है जहां स्पर्म्स एंड एग्स जो होता है वो मीट करते हैं। ओवरी से एग निकला, वो ओविडक्ट में आया, स्पर्म्स जो होगा वो मेल की तरफ से आएगा और ओविडक्ट में जाके वहां पर दोनों मिलेंगे और फर्टिलाइज होगा। अब ये ओविडक्ट में अगर फर्टिलाइज होता है तब तो ये काम हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब ये वाला काम चलेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म्स के साथ वो मीट नहीं किया, तो क्या होगा, ओविडक्ट से वो मूव करेगा, ये जो एग है वो आगे की तरफ मूव करके आ जाता है यूटेरस में। यूटेरस में अब यूटेरस क्या करता है, इस एग को रिसीव करने के लिए इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का अपने आप में लाइन तैयार करता है, मतलब एक तरह का शेड तैयार करता है और इस एग को वो रिसीव करता है, क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन नहीं है, फर्टिलाइजेशन के समय भी ये होगा और यहाँ भी ये होगा। अब इसमें आता है, अब क्या हुआ, यूटेरस जब कुछ समय होता है, ये जो एग यहाँ से चलकर आया है, इट इज अ मैच्योर एग, ये आपका कैसा एग है, मैच्योर हो गया। कुछ समय के बाद यूटेरस में जब पहुंच जाता है, इस समय के बाद क्या होता है, अगर वो मैच्योर नहीं हुआ है तो यूटेरस का जो लाइनिंग होता है ब्लड वेसल्स का, ये डिसइंटीग्रेट्स, और एग्स जो होते हैं, एग्स डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाते हैं, डिसइंटीग्रेट्स मतलब मिल जाते हैं, घुल जाते हैं या टूट जाते हैं, और फीमेल बॉडी से ब्लड फ्लो के रूप में बाहर आते हैं, ब्लड फ्लो कम्स आउट, और ये जो ब्लड निकल रहा है उनके बॉडी से, इसी को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो कि 3 से 6 दिन तक होते रहता है, 3 to 6 डेज, ठीक है। तो जब फीमेल्स में या गर्ल्स में फर्स्ट टाइम जब ये चीजें शुरू होती हैं, जब उनका ब्लड फर्स्ट टाइम यानी वो मेंस्ट्रुएशन को जाती हैं, तब उस स्टेज को कहते हैं हम मिनार्क, मतलब क्या बोल सकते हैं, द फर्स्ट menstrual cycle, the first menstrual cycle when begins in girl is called menarche, और ये जनरली कब शुरू होता है, जब भी शुरू हो, जनरली आपको मालूम है कि प्यूबर्टी स्टेज 10 इयर्स में शुरू होता है, लेकिन किसी गर्ल्स में 10 इयर्स 11 इयर्स 12 इयर्स यहाँ से शुरू हो सकता है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन बिगिंस इन गर्ल्स इज कॉल्ड द मेनार्क, और एट द एज ऑफ जब फीमेल एज का एज जब 45 to 50 होता है, 45 to 50 इयर्स, तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, और उस स्टेज को हम कहते हैं बच्चों मीनोपॉज। पॉज का मतलब रुक जाना, और मीनो कहने का मतलब हो गया ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एट द एज ऑफ 45 to 50 क्या हुआ, व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, अच्छा साइकिल क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी बात है, व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स देन दिस इज कॉल्ड मीनोपॉज। अब देखो हुआ क्या है, ये जो ब्लड निकला, द प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी, क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एग इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों साइकिल बोलते हैं, साइकिल का मतलब क्या, मतलब एक चेन के रूप में वो आ रहा है। ये जनरली 3 से 6 दिन के बीच का होता है, उसके बाद ये ब्लड आना बंद हो जाता है, और ये जनरली कितने दिनों तक, हर 28 डेज के बाद, मतलब 1 महीने के बाद फिर ये चीजें कंटिन्यू होती हैं। मतलब ओवरी 1 महीने में एक एग जरूर डिसइंटीग्रेट करता है या रिलीज करता है, और ये तब तक चलेगा, उनके बॉडी से ब्लड आते रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि वो फर्टिलाइजेशन ना हो। मतलब ये जो एग आ रहा है, ध्यान से समझिए, मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या ये फर्टिलाइज्ड एग की वजह से हो रहा है या अनफर्टिलाइज्ड एग की वजह से, कमेंट करिए आंसर। ये जो एग आया, ये इज इट अ फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग, बिल्कुल सही, इट इज अ अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग होगा तभी ये चीजें होंगी, अदरवाइज मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। हर 28 दिन के बाद ये कंटिन्यू होता है, कभी कभी ये किसी गर्ल्स में अलग अलग तरह से, मतलब 5-6 महीने का गैप भी हो सकता है, तो डरने की बात नहीं, उसमें आप अपने डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, द रिप्रोडक्टिव फेज इन द ह्यूमन बीइंग्स। अब हम लोग बात करेंगे द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, सो दैट वी कैन डिस्कस।
तो आई होप कि आप लोगों ने ये समझ लिया होगा इन द फीमेल्स किस तरह के मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, यानी अगर फर्टिलाइजेशन होगा तभी बेबीज प्रोड्यूस होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नहीं होगा। सेक्शन डी में लास्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का जो है समथिंग टू नो है, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन दिया रहता है वो ये दिया हुआ है कि वुमेन्स एट द एज ऑफ 50 कैन नॉट एबल टू प्रोड्यूस द बेबी। मतलब जो वुमेन या जो फीमेल 50 ईयर्स के एज में हो गई वो बेबीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। गिव रीजंस। उसका रीजन क्या है, क्या बताएंगे, बताओ जरा सा, कमेंट करिए, कमेंट योर आंसर। आप सिंपली लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करिए, पहले कमेंट करिए और फिर आंसर सुनिए। आप लिख सकते हैं कि एट द एज ऑफ द 50 द वुमेन रिचेस टू द मेनोपॉज स्टेज, मतलब उस समय एग्स का बनना बंद हो जाता है, एग्स निकलेगा नहीं, एग्स रिलीज नहीं होगा, और एग्स रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं आएंगे। फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म्स के साथ तभी वो बेबीज प्रोड्यूस हो सकता है, अदरवाइज वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो एट द एज ऑफ 45 to 50 है ना, वो एज, उस एज में फीमेल से किसी भी तरह का एग जो होता है वो रिलीज नहीं हो पाता। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डेटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड। सेक्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों सेक्स ऑफ चाइल्ड कहने का, सेक्स का मतलब यहां पर आप समझ लो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है ना, मतलब लड़का होगा या लड़की होगा। जनरली लोग बोलते हैं कि अगर किसी का बेबी बर्थ हो रहा है तो वो लड़का है या लड़की है। तो अब ये डिटरमाइन कौन करेगा, डिटरमाइन मतलब कौन बताएगा कि वो लड़का है या लड़की है। तो इसके लिए आपको ऐसा समझना है कि ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। कमेंट योर आंसर फर्स्ट। और जो बच्चा ये नहीं जानता है ना, प्लीज फर्स्ट चैप्टर के लिए जो सेल चैप्टर है उसमें जरूर देखिए, जरूर पढ़िए। कम से कम 8 में आने के बाद आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए दैट हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखो जो आपने आंसर कमेंट किया है ना, उसमें आपने क्या लिखा है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 46 क्रोमोसोम्स और कुछ बच्चे लिख रहे हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अपना अपना नाम भी जरूर कमेंट करिए और किस जगह से हैं आप, है ना, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ रहा है ना। अलग अलग दिल्ली से, कुछ लोग झारखंड से, कुछ बिहार से, है ना, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, बहुत सारे बच्चे ऐसा देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स। बच्चों अब क्वेश्चन है कि दोनों में कौन सही है, दोनों ही सही है। बच्चों यहाँ लिखा है 23 पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे आप अगर सॉक्स पहनते हैं तो बोलते हैं ना 1 पेयर, लेकिन कितना सॉक्स है, 2 सॉक्स, यानी एक पेयर का मतलब 2 नंबर। तो 23 पेयर मतलब 23 इंटू 2 46 क्रोमोसोम्स। तो जो बच्चों ने ऐसा, अगर जिसने 46 पेयर लिखा होगा वो गलत है, तो चेक कर लेना 46 क्रोमोसोम्स आपने कमेंट किया है या 23 पेयर्स कमेंट किया है। एग्जाम में ये जरूर ध्यान देना है दैट व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन आस्क, इज इट आस्किंग अबाउट द पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स और इट इज आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इफ द क्वेश्चन इज देयर द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज 46, एंड इफ इट इज द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज द 23 पेयर्स। बच्चों ये जो 23 पेयर्स है ना, 23 पेयर्स, इसको मैं करता हूं इस तरह डिवाइड कर देता हूं। 22 पेयर्स को एक तरफ करता हूं तो कितना बचा, एक पेयर इधर बचा, 1 पेयर, मतलब 22 पेयर मतलब 22 इंटू 2 दैट इज 44 क्रोमोसोम्स, और 1 पेयर कहने का मतलब हो गया 1 इंटू 2 दैट इज 2 क्रोमोसोम्स। अब देखो दोनों को प्लस करेंगे तो 44 प्लस 2 46 आ जाएगा टोटल नंबर, और पेयर प्लस 22 पेयर यहाँ। बच्चों ये जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोसोम्स। और ये जो 2 क्रोमोसोम्स है या 1 पेयर क्रोमोसोम्स है, इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी आपका बॉडी जो है इन्हीं दोनों क्रोमोसोम्स से मिलकर बना हुआ है। यानी सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा एक और क्रोमोसोम्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, ऑटोसोम्स। आपका सेक्शन ए का लास्ट वाला क्वेश्चन, डैश आर द क्रोमोसोम्स अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स, क्या आंसर हो जाएगा, ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स करता क्या है, ये पूरा बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ आपके सेक्स को डिसाइड करता है दैट कि आप मेल हैं या फीमेल। क्लियर, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स ही ये डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। अब ये समझ लो, जो मेल होते हैं ना, इसमें जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई। फीमेल में जो क्रोमोसोम्स 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स और एक्स, मतलब एक्स वाई और एक्स एक्स क्या है ये हैं आपके क्रोमोसोम्स, ये हैं आपके कैसे क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। यहां तक क्लियर है सबको, कमेंट करिए, यहां तक क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है।
इजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया आपको। अब बच्चों इसी को समझ के काम करना, एक आप चार्ट देख सकते हैं, उस चार्ट के हिसाब से कि आपको कैसे समझेंगे कि हाउ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इट कैन बी डिटरमाइंड। इतना जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इतना जान चुके हैं तो अब आप मुझे बताइए कितना पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ऑटोसोम्स में। ऑटोसोम्स में हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट? क्या ये 22 पेयर्स है? वेरी गुड। अच्छा, ह्यूमन बॉडी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने से बना हुआ है? पेयर्स पूछ रहा हूं, 23 पेयर। मतलब 22 पेयर के साथ साथ क्या अगर हम 2 और जोड़ दें, यानी 1 पेयर जोड़ दें, तो मेरा 23 हो जाएगा। तो 22 पेयर्स को हम लिखते हैं 44 पेयर्स। और मान लिया मैंने कि ये हम अभी फीमेल की बात कर रहे हैं, तो जल्दी से बताओ 1 पेयर क्रोमोसोम्स में क्या लिखे इस जगह पे? 44 पेयर नहीं करेंगे, 44 नंबर हो जाएगा। तो 1 पेयर का 2, कौन सा वो 2 था? मैंने भी बताया था। क्या ये दोनों XX थे? वेरी गुड। अच्छा, जरा मेल की बात कर लो। मेल में भी कुछ इसी तरह का होगा क्या? 22 पेयर्स प्लस 1 पेयर क्रोमोसोम्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम। अभी यहाँ पर कितना है? 44। और 1 पेयर क्रोमोसोम्स कौन कौन से थे जरा बताइए? क्या ये थे X एंड Y? बिल्कुल सही, यहां तक क्लियर है। अब क्या होता है, यहां से कुछ डिसइंटीग्रेशन होते हैं, टूटते हैं। देखो 44 का आधा आधा हो जाता है, मतलब 22 प्लस एक्स मिल गया। यहां पर क्या हो गया? ये भी 22 प्लस एक्स मिल गया। मतलब कैसे? इन दोनों को मिलाकर 22 प्लस 22 44 प्लस एक्स एक्स, एक्स और एक्स दोनों जोड़ेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई मत कर देना फैक्टर और मल्टीपल्स की तरह में, जो आप लोग मैथ्स में करते हैं। यहाँ पर 22 के साथ एक बार x चला गया बच्चों, और दूसरा बार में 22 के साथ इस बार y चला गया। अगर आपको इतना, यानी यहाँ सेपरेशन हो रहा है, एक बार 44 में 22 इसके साथ आ गया, यहाँ पर आ गया, एक बार 44 में 22 x के साथ आ गया, एक बार 22 y के साथ आ गया। इस तरह का गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब सिंपल सी बात, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए बाबू ये फीमेल का है, ये मेल का है। अब क्या होने के चांसेस हैं बच्चों? इसका मतलब कभी ये वाला गैमेट अगर मेल के इससे मिल जाए, हाँ, या फिर ये वाला गैमेट कोई भी देख सकते हैं, या फिर इससे मिल जाए, चांसेस हैं। अच्छा, जरा एक बार इसके साथ दोनों मिल जाए, ये, या फिर एक बार इसके साथ, तो देखो क्या बनता है चांसेस ये ना। अरे एक बार ये जो है वो इन दोनों के साथ एक एक करके मिल सकता है, एक बार ये जो होगा इसके साथ मिला, क्या बना? पहला इसके साथ और इसके साथ दोनों मिला तो क्या बना? क्या ये बन जाएगा? देखो तो 22 प्लस 22 44 प्लस XX, x और x ही है, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये वाला बना और ये वाला बना, क्या लिख सकते हैं? 44 प्लस XY। देखो तो x और y आ रहा है, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, 22 वाला इसके साथ मिला तो क्या बन गया? 22 प्लस 22 44, और x प्लस x डबल x। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे 22 प्लस 22 44, और ये क्या बन गया? XY। अब जरा चेक करो बच्चों, 44 प्लस XX, 44 प्लस XX, क्या ये फीमेल की बात हो रही है? मतलब ये गर्ल चाइल्ड की बात हो रही है। वेरी गुड। अच्छा 44 प्लस XY, Y है, क्या ये बॉय की बात हो रही है या मेल की बात हो रही है? वेरी गुड। 44 प्लस XX गर्ल की बात हो रही है, 44 प्लस XY बॉय की बात हो रही है। चेक कर लेना, गर्ल लिखो या फिर फीमेल लिखो, बॉय लिखो या फिर मेल लिखो, या फिर फीमेल लिखो। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? मतलब कि द चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेबी बॉय और द बेबी गर्ल इज 50-50। देखो तो, फीमेल 2 बार होने के चांसेस, मेल 2। यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट इज द चांसेस ऑफ द परसेंटेज, व्हाट इज द चांसेस ऑफ द परसेंटेज ऑफ हैविंग द बॉय और द गर्ल चाइल्ड, तो आप कितना परसेंट लिखेंगे? 50-50। कोई भी बच्चा बॉयज होगा या गर्ल्स होगा, इसके कितने चांसेस होते हैं? 50-50। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, क्या ये मिथ सही है? मिथ मतलब अंधविश्वास या सुपरस्टिशंस, या ये झूठ है ना, या अफवाह? क्या अफवाह है कि जो फीमेल होती है यही डिसाइड करती हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा? आपने सुना होगा ना किसी को, या कभी मूवीज में देखा होगा कि ये फीमेल जो है वो एक लड़का प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और उसको तरह तरह के लोग उसको तंग करते हैं। क्या ये बात सही है कि द फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड और मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड? फीमेल के पास तो बच्चों सिर्फ एक ही तरह के क्रोमोसोम्स है, X और X, लेकिन मेल में क्या है? X और Y, यानी ये Y रहेगा तभी तो डिसाइड हो सकता है कि मेल होगा या नहीं। क्लियर? तो बॉय के बर्थ के लिए Y का होना जरूरी है, X तो है, यहां तो सिर्फ X ही है। डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन है? मेल।
तो ये जो झूठ हमारे समाज में चलता आ रहा है कि द मेल इज रिस्पॉन्सिबल द फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अ बॉय चाइल्ड, ये बिल्कुल गलत है। अब आप पढ़ लिख गए हैं तो ये चीजें अगर कोई बताता है गाँवों में तो उनको बताना है कि दैट ओनली द मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। क्लियर है? तो एक क्वेश्चंस वहां पर क्रिएट हो रहा है, आप लोग पेज नंबर देख लोगे थोड़ा सा, पेज नंबर है 273। डू यू स्टिल एग्री विद द मिथ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। उस रीजंस को आप लोग मुझे बता के दिखाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? और सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस हाउ द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड गेट डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स। कोई भी जब बच्चा जन्म होगा तो उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, आप सिर्फ ये चार्ट भी बना देंगे ना तो यू विल गेट द मार्क्स इन योर एग्जाम। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए और इसको लिखने की कोशिश करिए। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये एक, इसी को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, कोई ट्यूब नहीं रहता। हमारी बॉडी में इस तरह के बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिसमें कोई ट्यूब नहीं है और जनरली उनके अंदर में जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में चले जाते हैं, यानी ब्लड में डायरेक्टली चले जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि कोई ट्यूब नहीं रहता। मतलब ऐसा नहीं कोई पाइप लगा हुआ और वो ब्लड स्ट्रीम में जा, नहीं, डायरेक्टली वहां से हार्मोन्स निकलते हैं, ऑटोमेटिकली वो चले जाते हैं। They do not have any ducts of their own and they pour मतलब डालना, जैसे pour the tea, pour the milk, है ना। They are secretions मतलब जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना, एक ग्लैंड्स के बारे में। दैट इज अ मास्टर ग्लैंड। कमेंट योर आंसर, व्हिच ग्लैंड इज आल्सो नोन एज अ मास्टर ग्लैंड? इट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी मैंने 2 टेबल बना दिया, एक एंडोक्राइन ग्लैंड का, हार्मोन्स का और इसका कुछ फंक्शंस का। ये जनरली पूछे जाते हैं, ये पूरा टॉपिक आप इस टेबल से समझ सकते हैं। बच्चों 4 ग्लैंड का नाम याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को जनरली ग्लैंड्स के रूप में नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी इंसुलिन जो होता है वो एक तरह का हार्मोन जरूर है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। अब नाम से पता चल रहा है ग्रोथ मतलब आपके बॉडी का हाइट को बढ़ाएगा, सो इंक्रीजेस हाइट एंड ट्रिगर्ड का मतलब ये जितने भी ग्लैंड है ना, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपको मालूम है इट इज अ मास्टर ग्लैंड, और ये जो मास्टर ग्लैंड होता है वो इन सबको कंट्रोल करता है, इन सबको ट्रिगर, तुम काम करो, तुम भी काम करो, ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करता है इस हार्मोन्स की वजह से। उसी को कहते हैं ट्रिगर्ड करना, स्टार्ट करना, है ना, उनको इनिशिएट करते रहना, अरे तुम काम करो। द अदर ग्लैंड्स फॉर सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन निकलेगा ये तभी निकलेगा जब ये ट्रिगर्ड करेगा, ये काम करना बंद, कहानी खत्म। ठीक है, अब क्या हुआ? अब थायराइड, अब इसको अलग अलग भी पढ़ना है। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। याद रखिए बच्चों, थायराइड ग्लैंड जो होता है गले के पास होता है, आपने बचपन में ही पढ़ा है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से गॉइटर नाम की बीमारी होती है ना, बीमारी अगर कोई पूछ दे तो गॉइटर, और देखिए किसी का गला जो होता है वो आगे से ऐसे सूजा हुआ रहता है, तो वो आपका एक तरह का गॉइटर का बीमारी है। जनरली ये कहाँ पर होता है? माउंटेनियस रीजन्स में ज्यादा होते हैं, क्योंकि अभी देखते हो ना सबके घरों में जो नमक होता है उसमें आयोडाइज सॉल्ट होता है। अगर मिनरल्स का नाम पूछा तो आयोडीन, हार्मोन्स का नाम पूछा तो थायरॉक्सिन, अगर ग्लैंड का नाम पूछा तो थायराइड ग्लैंड। आजकल हमारे देश में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है, यानी उस ग्लैंड से थायरॉक्सिन नहीं निकल रहा और उनके बॉडी में आयोडीन की, और हम बोल सकते हैं गॉइटर नाम की बीमारी बहुत ज्यादा होती है। ये थायरॉक्सिन करता क्या है? ये थायरॉक्सिन इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। आपको मालूम है बच्चों कि हमारे शरीर में सेल्स जो होते हैं दिन रात बनते हैं, टूटते हैं, ऐसा प्रोसेस चलते रहता है। ये बनना और टूटना, इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रेट। तो अगर मान लो हमारे सेल में जो सेल्स होते हैं पूरा टूटते ही चले गए तो हमारा बॉडी रहेगा ही नहीं। अगर पूरा बनते चले गए, कभी अनकंट्रोल्ड रह गया तो उसको हम कैंसर बोलेंगे। तो कहने का मतलब इनको ये क्या करता है, एक तरह का रेगुलेशन का काम करता है कि भाई ज्यादा बढ़े नहीं, ज्यादा घटे नहीं, इस तरह का काम करके कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? थायरॉक्सिन। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉइटर? कौन सा हार्मोन गॉइटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या बोलेंगे? हार्मोन पूछा है तो थायरॉक्सिन। कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? थायराइड ग्लैंड। याद रखना बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू गिव द आंसर। क्लियर? ओके, विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एड्रिनल ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके मूड को, है ना, बोलते हैं कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी वीडियोस इतना लंबा, क्या सर बना के रखे इतना सारा वीडियो, तो गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा, अरे स्पीड ज्यादा करके देख लो अगर आपको सब समझ में आता है तो। हाँ, मोबाइल आपके हाथ में, थोड़ा टाइमिंग सेट कर लो कि इतना टाइम देखना है, उसके बाद अगले दिन देखेंगे, फिर परसों देखेंगे, है ना। ये सब जो आपका जो मूड है, जो आपके इमोशंस होते हैं, इन सबको जो कंट्रोल करता है वो करता है एड्रेनालिन हार्मोन।
नाम है एड्रेनालिन हार्मोन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। कहां पर सिचुएटेड है? किडनी पे। ओके, क्या करता है? इट कंट्रोल्स द मिनरल लेवल। हम जो पानी पीते हैं, जो भी मिनरल्स हम खाना खाते हैं, जो मिनरल्स लेवल हमारे ब्लड में होता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? एड्रेनल। एज वेल एज ये देखो, रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। स्ट्रेसफुल सिचुएशन मतलब हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, है ना, किसी ने धोखा दे दिया, अब क्या करें? ओह बहुत स्ट्रेस हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अरे कुछ नहीं हो रहा, वो सब इसका काम है, एड्रेनलिन का। थोड़ा तैयार हो जाओ, बोलो इसको बाबू ठीक से काम करो। तो क्या करेंगे? पानी वानी थोड़ा ज्यादा पियो, और क्या, डाइट अच्छा लो, एक्सरसाइज ज्यादा करो, थोड़ा एनर्जी एक्विजिशन कर लो, फिट हो जाओगे, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दोगे। नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से क्या निकलता है? इंसुलिन। बच्चों ये भी समझ लेना है, फोर्थ नंबर, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि ये इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कम करता है या ग्लूकोज लेवल को कम करता है। मान लो कि हम लोग अभी मिठाई की दुकान पे गए, वहां पर पूरा रसगुल्ला खा लिया, जलेबी खा लिए और पता नहीं क्या क्या खा लिया, सब चीज, है ना, मीठा चीज। ऐसा कभी हुआ कि हमने मीठा खाया और हमारा पूरा खून मीठा मीठा हो गया? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो बच्चों, लेकिन होना तो चाहिए। जहर खा लिया तो पूरा शरीर जहरीला हो गया, हाँ, तो मीठा खाए तो पूरा शरीर मीठा क्यों नहीं हो गया? होना चाहिए था। तो होता क्या है, ये जो इंसुलिन है ना, ये निकलता है पैंक्रियास से। बोलता है ओ शुगर तुम आ रहे हो, रुको तुमको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस कम करते हैं। ये अपने इफेक्ट से पैंक्रियास ने भेजा इंसुलिन को, इंसुलिन बोला चलो मैं तुमको कम कर देता हूँ, मतलब इसके इफेक्ट को वो कम करता है। जिस पर्सन में इंसुलिन नहीं बनता है उसका ब्लड का शुगर, ब्लड में जो शुगर का अमाउंट होता है वो बढ़ते जाता है, और उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज कहते हैं या शुगर हो गया, बोलते हैं ना इसको शुगर हो गया है, शुगर हो गया है ना, चीनी वाला बीमारी हो गया है ना, इस तरह कहते हैं। तो बच्चों डायबिटीज क्यों होता है? सर मीठा खाने से होता है? नहीं, इंसुलिन नहीं बनने से होता है, बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट सिक्रीशंस ऑफ द इंसुलिन द डायबिटीज हो गया। अब बच्चों जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा, अब वो कुछ मीठा खाएगा तो उसका शुगर कम नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही है जिंदा रहने के लिए। अब वो कुछ भी खा रहा है, चावल दाल सब्जी, तो उसमें थोड़े ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अब क्या करेगा? जिसमें बहुत ज्यादा डायबिटीज हो जाते हैं वो क्या करते हैं? बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। ये इंसुलिन अब अंदर से बनना बंद हो गया, अब बाहर से इंजेक्शन देना शुरू करेंगे इंसुलिन का। तो आप ही बताओ, आपका पैंक्रियाज जो आपके शरीर के अंदर है वो ऑटोमेटिकली ये दे रहा था, है ना, फ्री का चीज, फ्री का दे रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, कोई आपसे पैसा नहीं ले रहा, आपको इंसुलिन प्रोड्यूस करके दे रहा है ताकि आप जब इतना भी मीठा खाओ भाई कम कर देगा। बंद कर दोगे, काम नहीं करोगे, कुछ इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज में नहीं डालोगे तो ये इंसुलिन बंद होगा, आपके बॉडी में शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करो कि जो आप डाइट ले रहे हैं, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन सब से इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी थोड़ा एक्सरसाइज मिलना चाहिए। क्लियर? ताकि ये सब चीजें ठीक ठाक रहें। बाहर में इंसुलिन खरीदने जाओ तो 500-600 रुपए एक इंजेक्शन का पड़ता है, देखना और कभी पूछना कि इंसुलिन का एक इंजेक्शन कितने का पड़ता है बॉडी शुगर ज्यादा होने पे। फ्री की चीज है, थोड़ा सा मेहनत करो इस एडोलेसेंस स्टेज में, यू विल डेफिनेटली बिकम एन परफेक्ट आर्टिस्ट। तो ये क्लियर है सबको? चलिए जल्दी से नोट करिए। अब बच्चों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम लोगों का कैसा एंडोक्राइन सिस्टम्स काम करता है। अब आपको एक चीज और समझना, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, ये आयोडीन के प्रेजेंस में ही निकलता है, याद रखिए। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, या बहुत पहले से क्या हो रहा है, सबके घर में नमक तो पड़ेगा बाबू सब्जी में, अब क्या होगा, नमक में आयोडाइज्ड कर दो कि आपका थायरॉक्सिन जो है वो हमेशा निकलते रहे और इस तरह का मेटाबॉलिक रेट्स को कंट्रोल करते रहे। अच्छा, ये जो थायरॉक्सिन है ना, देखो थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन एंड आयोडीन इज अ मिनरल, याद रखना। मतलब आयोडीन मिनरल मिलेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा। ऐसा ही कुछ काम होता है फ्रॉग के केस में भी। मेढक का जब फर्टिलाइजेशन और उसका डेवलपमेंट होता है, जिस पॉन्ड्स में होते हैं, जिस तालाब में होते हैं, उस तालाब में कौन से मिनरल्स होने चाहिए? आयोडीन। क्यों? क्योंकि उसको भी थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए आयोडीन होना चाहिए। यानी पॉन्ड्स में अगर आयोडीन ना हो तो क्या फ्रॉग सस्टेन कर पाएगा? कमेंट योर आंसर। नो, इट विल नॉट सस्टेन। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि फ्रॉग के केसेस में जब वो मेटामॉर्फोसिस वाला काम होता है, आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, तो मेटामॉर्फोसिस का जब काम होता है तो क्या कौन सा मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल है? इट इज द आयोडीन। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें मैं बिल्कुल लिखूंगा नहीं, थोड़ी सी बात कर लेंगे, 5 मिनट लगेगा और इसमें आप कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों एडोलेसेंस पीरियड में जब आप पहुंच जाते हैं तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए दैट यू मस्ट टेक द प्रॉपर एक्सरसाइज, द प्रॉपर डाइट, द पर्सनल हाइजीन। अपनी साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
ये नहीं कि हम किसी पिज्ज़ा किसी बर्गर के रूप में जाएं और अपना वो काम करते चलें। इवन पार्टी में कभी कभी हम लोग दबा के खा लेते हैं ना, अरे फ्री का मिल रहा है जितना मर्जी है दबा लो, ऐसा नहीं सोचना है। वैसे बच्चे जो थोड़े से मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा रहते हैं वो बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स के बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स है ना, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, कभी थम्स अप पी लिया, कभी डर के आगे जीत है पी लिया, पता नहीं क्या क्या पी लिया। आप सिंपल सी बात है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं इस एज में और बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इट विल लीड टू अ डिजीज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कहने का मतलब ये हो गया हड्डियों की बीमारी है। बच्चों आपकी हड्डियां कुछ ऐसी हो जाती हैं जैसे दीमक किसी जगह को खा जाता है। आपने देखा होगा दीमक को ना अगर आप टच करते हो तो वो कैसे ब्रिटल होता है कि वो झड़ जाता है। सेम इसी तरह की कुछ चीज़ें होती हैं आपके बोन्स में। आज की जो आपकी हैबिट्स हैं दैट विल डेफिनेटली डिसाइड योर फ्यूचर। आज की जो हैबिट कोटेड, आज की जो आपकी हैबिट्स हैं ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगी। अगर आज की आदतें आपकी अच्छी हैं तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ परफेक्ट पर्सन। अगर आज की आदतें आपकी खराब हैं, हमें कमज़ोर इंडिया नहीं चाहिए, हमें कमज़ोर भारत नहीं चाहिए, हमें सशक्त भारत चाहिए और आप आने वाले कल हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा परफेक्ट रखें और सुदृढ़ रखें। दूसरी चीज़, अगर हम बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाते हैं तो पता है ये ओबेसिटी को बढ़ाता है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, है ना। तो देख लेना अपने अगल बगल में कोई ऐसा बच्चा है तो कि जो बहुत ही स्वीट हो, है ना, देखने में बहुत स्वीट लगता है बट थोड़ा सा वेट गेन ज़्यादा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उल्टा सीधा खाता है। सर क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। इतना अच्छा पिज्ज़ा आता है डोमिनोज का और पता नहीं तरह तरह का, तो कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके घर में आपकी मम्मी जो कुछ भी बना के देती हैं दैट इज़ द बेस्ट वन, वो खाइए, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपके बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें देनी चाहिए। कमेंट करिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो मम्मी का दिया हुआ टिफिन फेंकते नहीं है या अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा नहीं बांटते हैं, खुद के लिए खाते हैं। दूसरी चीज़ें बात करते हैं, ठीक है। एक दो चीज़ें और समझ लेना बच्चों कि आप लोगों को मिल्क हर दिन लेना चाहिए। जब आप ग्रोइंग स्टेज में होते हैं आपको मिल्क ज़रूर लेना है, कैल्शियम लेना है, आपके मैंगनीज, ये सब जितने भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं इन सबको आपको लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बैलेंस डाइट हमेशा रखिए। कुछ बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, मम्मी को बहुत शिकायत रहती है कि वैसे बच्चे जो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। क्यों बाबू, खा लो ना थोड़ा सा, वेजिटेबल्स मम्मी बना के दे रही हैं तो थोड़ा सा कंज्यूम कर लेना चाहिए ताकि आपके ग्रोथ के लिए। आपको समझ में आ गया होगा कि इतने सारी चीज़ों को पढ़कर अगर आपने वाकई पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाई द मदर दे जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। आपकी मम्मी क्यों सोचती है कि अगर मेरा बेटा आज नहीं खाएगा तो फ्यूचर में वो एक अच्छा परफेक्ट पर्सन नहीं बन सकता। तो थोड़ा सा ध्यान देना है खाने पीने में और बहुत अच्छे से ये काम करिए। दूसरा, पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। गर्ल्स एट द टाइम ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन इनको अपनी साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे बच्चे जो अपने नेल्स काट के नहीं रखते हैं ना, आँख में नाक में सब भर भर के लेके आते हैं, स्कूल चले जाते हैं बिना नहाए। सर क्या करें, ठंडा का मौसम है और ठंडे में नहाना ठीक नहीं है। बाबू गर्म पानी से नहा लो या फिर आके नहा लो, रोज़ नहाना है, ये ज़रूरी है। बचपन में पढ़ते आते हैं ना, वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली एंड वी शुड टेक बाथ डेली। पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ब्रश तो होते रहता है मगर नहाना छूट जाता है। थोड़ा जब एडल्टहुड पे आएंगे तो पता है क्या होगा, नो सर अब तो ब्रश करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या करें, बस कुछ माउथ फ्रेशनर डाला और काम हो गया। माउथ फ्रेशनर से याद आया मुझे कि वैसे बच्चे एडोलेसेंस पीरियड में, है ना, अगर आपकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स खासतौर से बायोटिक एनवायरमेंट खराब हो, अगर आपकी संगति खराब हो तो वैसे बच्चे ड्रग्स के भी आदी हो जाते हैं। ड्रग्स, बिल्कुल वही बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने कभी द पीयर प्रेशर्स टू पोज लाइक एन अडल्ट्स, है ना, टू इम्प्रेस द अपोजिट सेक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टीवी में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और आपको लगता है कि अरे वो स्मोक कर रहा है, थोड़ा हमें भी स्मोक कर लेना चाहिए। भाई आए और थोड़ा सा दिखा दिया, बाबू थम्स अप पी लो, चाहिए कर लो, तो वो भी हम लोगों को पीना चाहिए। कोई आके अगर अपना जीप उठा के वहाँ चला गया, कोई स्कॉर्पियो उठा के वहाँ चला गया तो बोलेंगे अरे वाह उसको पीने से ये हो रहा है। बिल्कुल इन कंसेप्ट में मत आइए। साइंस वाले स्टूडेंट्स को कभी भी कोई धोखा नहीं दे सकता। अगर आप इन चीज़ों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं तो ये नहीं कि जिद करनी है, खुद से समझिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाएगी। अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो ये ड्रग्स आपको खोखला कर देगा। और ड्रग्स लेने की ज़्यादातर शुरुआत होती है घर से। अगर आपके घर में बहुत कुछ लोग होंगे, आपके पापा या आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग जो ऐसा करते होंगे और आप देखते होंगे, तो उनके पास बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं जानी है और ना ही उनके साथ ज्वाइन करना है। ओके, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ड्रग्स लेंगे तो आने वाला कल बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं? कमेंट करिए कम से कम जय हिंद लिखकर, ताकि मुझे पता चले। और जितने बच्चे जय हिंद लिख रहे हैं एकदम ध्यान दीजिए, देयर इज़ नो नीड टू टेक द ड्रग्स।
इस एज में बिल्कुल भी, या इस एज में क्या कभी भी जरूरत नहीं है ड्रग्स लेने के लिए, यानी कि कोई दिखा दे और बस हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग, इन सब कुछ चीजों को लेकर बिल्कुल भी बात नहीं। क्यों ऐसा करते हैं पता है? इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द अपोजिट सेक्स। कोई बॉयज है तो वो गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए ये काम कर रहा है, कोई गर्ल्स है तो बॉयज को इम्प्रेस करने के लिए। देयर इज नो नीड। आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स आपकी किताबें हैं, आप अपनी किताबों के साथ रहिए, आप अपनी किताबों को अच्छे से पढ़िए। इस एज में आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके माता पिता हैं। आपके माता पिता आपको ये बताएंगे कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना है। बच्चों, अगर हर दिन आप शाम को, जब भी आपके पापा मम्मी घर में हो, अगर आप हर दिन अपने पापा मम्मी से बात कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं, थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे हैं। जो बच्चा बात नहीं करता, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत जगह कि बच्चे दे ऑफन फील लोनली, कि वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करिए, स्टार्ट करने भर की देरी है, बिल्कुल वो डांटेंगे नहीं, हो सकता है एक दो बार डांटे तो गले मिल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, मैंने तरीका बता दिया कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड बढ़ाइए। अगर आपको आता है या नहीं आता है तो टाइम सेट कर लीजिए, एक दिन 15 मिनट देखिए, अगला दिन 15 मिनट देखिए, और ऐसा करते हुए कमेंट करिए। सो कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।